गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रेगवार फ्रॉम पारस एजुवर्ड। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता था ये जाना था। साथ ही साथ हमारा कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। अब आज की क्लास में हम लोग जो हमारी यूनिट है, जो यूनिट का नाम हमारी क्या है, हमारी यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट के सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स बिगिन। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो हम ये जान लें। हमारे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हम जानेंगे एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, और साथ में दो न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, जिसमें से 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भाई एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये सब चीजों के मतलब क्या होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है आप बताओ भाई, क्योंकि ये तो नाम सुना ही होगा, बता भी दोगे मुझे पता है ना, और सही भी बताओगे। बताओ जरा फटाफट। हाँ सर बता देंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर देखो, जो कहीं काम पे जाता है और पैसा कमा के लाता है उसे आप क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल सही है, सच में। मतलब आप ये मत समझो अब सर देखो 4 बात सुनाएंगे और बोलेंगे इसमें ये कमी वो कमी। सही में आपने ठीक बोला है ना, बस मैं थोड़ी सी बात तो करूंगा ही, पता है आपको मेरी आदत है ना। तो आपने बोला कि कोई कहीं काम पे जाता है और पैसा कमा के लाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो उस हिसाब से आप सब लोग तो बेरोजगार हुए, अनएम्प्लॉयमेंट में हुए ना आप सब लोग भाई। आप सब लोगों को मैं बेरोजगारी तो बोलूंगा, क्योंकि आप लोग बाहर जाके पैसा कमा के नहीं ला रहे, कहीं काम नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों को मैं बेरोजगार बोल सकता हूं। बोल सकता हूं ना? नहीं सर नहीं बोल सकते। बता अभी लॉकडाउन खत्म होगा ना, हम बाहर निकले यूं लाइन लग जाएगी हमारे पास जॉब की। अच्छा तो एक काम ही करना बेटा, अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना तो बाहर निकलना, वो किसी ऑफिस जाना और ऑफिस में जाके बोलना मुझे जॉब चाहिए। जैसे ही आप बोलोगे ना मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम दे दो, वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करेगा क्या, ठीक है जॉब देंगे, तुम्हारे में एबिलिटी क्या है, क्या स्किल है, क्या कर सकते हो तुम। फिर तुम सोचोगे अरे हाँ यार मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर क्या सकता हूं। फिर आप सोचोगे 1-2 घंटे, और 1-2 घंटे सोचने के बाद आपके पास आंसर भी आ जाएगा, और फिर आप वापस कैबिन में जाओगे और सर से बोलोगे सर मैं एक चीज कर सकता हूं, वो बहुत अच्छे से कर सकता हूं। सर पूछेंगे वहां के क्या, तो आप बोलोगे बकवास। सर बकवास एक ऐसी चीज है जो आप मुझसे जितना बोलोगे उतना करवा लूंगा, एक से एक बकवास मैं कर सकता हूं, और बकवास के लिए तो मैं ओवर टाइम भी करने को तैयार हूं। आपका जो नॉर्मल ऑफिस टाइम होता है 10 से 5, मैं 10 से 8 काम करने को तैयार रहूंगा, इतनी मैं बकवास कर सकता हूं। आई एम एक्सपर्ट इन बकवास, है ना। जैसे ही आप ये बोलोगे ना, वो आपके हाथ जोड़ेगा ऐसे और ऐसे करेगा, जाओ तुम भी और तुम्हारी बकवास भी दोनों लेके बाहर हो जाओ, और बाहर होने के बाद इस ऑफिस के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो शायद बकवास करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो कुल मिला के आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, जॉब मिली नहीं मिली। तो फिर अब कभी आप ये मत बोलना कि वो तो लॉकडाउन चल रहा है या कुछ और चल रहा है इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, नहीं तो अभी वो जॉब की लाइन लग जाएगी। नहीं लगेगी कभी जॉब की लाइन। क्यों? क्योंकि आपके पास एबिलिटी नहीं है। तो फिर सर हम बेरोजगार हुए? नहीं बेटा, अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो ऐसे पर्सन को कभी भी बेरोजगार की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता है, समझे। तो अब मैं आपको पहले बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और उससे ही आपको पता चलेगा कि आपको क्यों कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकता है, समझे। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये तो पता है सबको, पर आपको कोई बेरोजगार भी नहीं बोल सकता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि रोजगार का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और बेरोजगार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं देखे आपको बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं 3 कंडीशन की, अगर कोई बंदा 3 कंडीशन फुलफिल कर दे तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है।
क्या बोला मैंने कि अगर एक पर्सन 3 कंडीशंस फुलफिल करता है तो हम ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है एबिलिटी, क्या उसमें काम करने की योग्यता है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि उसमें एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क, काम करने की योग्यता। वो जो भी काम कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं रेत गिट्टी उठा रहा हूं, तो रेत गिट्टी उठाने की भी योग्यता होनी चाहिए ना, सर पे रख के लेके जाना इतनी दूर तक, है ना, तो वो योग्यता होनी चाहिए। दूसरे नंबर की हम बात करें, वो कंडीशन ये विलिंगनेस टू वर्क। विलिंगनेस टू वर्क यानी काम करने की विलिंग, इच्छा, रेडी टू वर्क, वो काम करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, वो रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, उसकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, काम करने की उसमें क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। और तीसरे नंबर की कंडीशन, उसको काम मिल जाना चाहिए, है ना, मतलब कि गेट द जॉब, गेट द अपॉर्चुनिटी, किस चीज की? जॉब की। तो अगर कोई पर्सन है जिसमें काम करने की एबिलिटी है, वो काम करने की इच्छा भी रखता है, और अगर उसको काम मिल जाता है तो हम बोलेंगे ऐसा पर्सन क्या है? एम्प्लॉयमेंट में है। तो अगर कोई पर्सन जो कि एबिलिटी टू वर्क है, विलिंगनेस टू वर्क है एंड गेट द जॉब या गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब हो जाती है, तो हम ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ही इज इन एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझे, मतलब 3 कंडीशन जो फुलफिल करते हैं तब हम बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। अब बात आती है फिर अनएम्प्लॉयमेंट कौन हुआ? तो अनएम्प्लॉयमेंट में देखना भाई, है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि अगर पहली बात तो मैंने क्या कहा, एबिलिटी का तो होना जरूरी भाई। अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर आप तो जाओ, आपकी तो बात ही नहीं करेंगे। देखा ना अभी ऑफिस से कैसे आपको बेइज्जती करके बाहर निकाला, है ना। तो एबिलिटी तो होना जरूरी है, ठीक। बेरोजगार होने के लिए भी एबिलिटी होना जरूरी है, समझे ना। मतलब आप तो बेरोजगार के लायक भी नहीं हो, क्योंकि बेरोजगार में भी एबिलिटी होना चाहिए। तो मैं अब बता रहा हूं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, सुनना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर मुझ में काम करने की एबिलिटी है ना, और काम करने की विलिंगनेस भी है, काम करने की मुझ में योग्यता है, काम करने की मुझ में विलिंगनेस भी है, लेकिन मैं दर दर भटक रहा हूं, अपनी फाइल रिज्यूमे लेके घूम रहा हूं, पर कहीं भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा। आई एम नॉट गेटिंग द जॉब, मैं जॉब नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे? अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे, समझे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास मान लो एक डिग्री है ना, मेरे पास बीएड की डिग्री है, और मैं काम भी करना चाहता हूं, मैं स्कूल में पढ़ाना भी चाहता हूं, और किसी स्कूल में मुझे जॉब लग भी गया। तो डिग्री है मतलब योग्यता है, मैं पढ़ाना चाहता हूं मतलब विलिंगनेस है, और मुझे स्कूल में जॉब मिल भी गया। तीनों चीजें हो गई, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आई एम इन एम्प्लॉयमेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट में हूं। लेकिन मेरे पास डिग्री तो है, मैं पढ़ाना भी चाहता हूं, खूब स्कूल घूम रहा हूं, मुझे रख लो, टीचर बना लो, पर कोई मुझे टीचर बनाने नहीं चाहता, कोई मुझे रखना ही नहीं चाहता एज ए टीचर। तो मेरे पास एबिलिटी थी, मेरी इच्छा भी थी, पर फिर भी मुझे काम नहीं मिला। तब आप मुझे क्या बोलोगे? तब आप मुझे बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट, समझे आप। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपने देखा ना, एबिलिटी होना जरूरी है। तभी तो हम बोलते हैं ये देख पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिख के भी बेरोजगार है। तो आप में योग्यता है और आपको काम नहीं मिल रहा, तब आप बेरोजगार होते हो भाई। योग्यता ही नहीं है तो बेरोजगार भी नहीं होते। इसीलिए एक स्टूडेंट को कभी भी कोई बेरोजगार नहीं बोल सकता, है ना। और अगर आपको कभी कोई बेरोजगार बोले तो बोल देना, साहब मुझ में तो एबिलिटी नहीं है। और जिसमें एबिलिटी नहीं होती है उसको तो कोई बेरोजगार बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बेरोजगार होने के लिए भी एबिलिटी होना चाहिए, ठीक। तो मैंने अभी आपको यहाँ बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आप में एबिलिटी है, आप विलिंगनेस भी रखते हो, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? हम ऐसे पर्सन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखना, एक सिचुएशन और आती है, उस सिचुएशन को समझना कि मुझ में काम करने की एबिलिटी है, मेरे पास टीचरशिप की डिग्री है, और स्कूल वाले मुझे काम पे भी बुला रहे हैं, मतलब मुझे जॉब मिल भी रहा है। क्या कहा मैंने? मेरे पास बीएड की डिग्री है, मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूं, और स्कूल वाले मुझे ऑफर भी दिए हैं, आओ हमारे स्कूल में पढ़ा लो, यानी एबिलिटी भी है, और साथ ही साथ क्या है, मेरे को क्या मिल रहा? मुझे जॉब भी मिल रहा, लेकिन मुझे नहीं पढ़ाना, मेरी इच्छा नहीं है पढ़ाने की, बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने तो बस ऐसे ले ली डिग्री नाम के लिए कि भाई डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा पर्सन भी अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। सुनना मेरी बात,
ऐसा पर्सन भी अनएम्प्लॉयमेंट में आता है क्योंकि एबिलिटी है, जॉब मिल रहा, पर साथ में क्या बोला मैंने, विलिंगनेस नहीं है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक नाम होता है जिसे बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला मैंने, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी मतलब, तो वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा, वॉलेंटरी, मतलब अपनी इच्छा से आप बेरोजगार हो। क्यों अपनी इच्छा से आप बेरोजगार हो, क्योंकि आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप में एबिलिटी है, आपको काम मिल भी रहा है क्योंकि स्कूल वाले बुला भी रहे, पर फिर भी आप नहीं कर रहे, तो फिर तो आप मर्जी से बेरोजगार हो भाई। आप किसी से ये नहीं बोल सकते साहब मैं बेरोजगार हूं। कोई कहेगा कैसे बेरोजगार है भाई, जब तेरे को काम मिल रहा तू करने ही नहीं चाह रहा, तो फिर तू कैसे बेरोजगार हुआ, है ना। फिर भी ऐसी बेरोजगारी का हमने क्या नाम रख दिया, हमने रख दिया वॉलेंटरी, यानी इच्छा से। ऐसे बेरोजगारों को हम बोलते हैं शौक से बेरोजगार। आप शौक से हो भाई, आपको जॉब मिल रहा है, इकोनॉमी आपको जॉब दे रही है, पर आप नहीं करना चाह रहे, है ना। तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट में तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाएगा वो वॉलेंटरी है या वो नॉन वॉलेंटरी। नॉन वॉलेंटरी मतलब कि अनवॉलेंटरी, है ना। तो वॉलेंटरी और अनवॉलेंटरी दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या, वॉलेंटरी यानी मर्जी से। मर्जी से मतलब आपके पास एबिलिटी है, आपको काम भी मिल रहा, आप नहीं करना चाह रहे, आपकी इच्छा ही नहीं है, विलिंगनेस नहीं है काम करने की, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, मतलब ऐसा कि आप मर्जी से बेरोजगार नहीं हो भाई, आपको जॉब ही नहीं मिल रहा इसलिए आप बेरोजगार हो। मतलब कि आप में एबिलिटी है, आप में विलिंगनेस भी है, आप काम भी करना चाह रहे हैं, पर फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट तो एक ही हुआ, पर अनएम्प्लॉयमेंट के दो कैटेगरी बना दी मैंने, एक बनाई वॉलेंटरी और एक बनाई इनवॉलेंटरी। तो वॉलेंटरी मतलब शौक से बेरोजगार। तो अब सोचना भाई, जैसे मान लो मैं ही हूं वो पर्सन जो शौक से बेरोजगार हूं। कैसा कि मेरे पास बीएड की डिग्री है, मेरे को स्कूल वालों ने ऑफर भी दिया, आ जाओ भाई हमारे यहाँ पढ़ा लो, पर मैं नहीं पढ़ा रहा। तो एक तरीके से क्या है, देखो मैं भी ये कह रहा हूं कि मैं कौन सा बेरोजगार हूं, वॉलेंटरी बेरोजगार। अब सोचने की बात है, मान लो कोई विदेश से कोई व्यक्ति आया, है ना, विदेश से कोई पर्सन आया, ट्रंप जी आए मान लो, विदेश से ट्रंप जी आए और उनने मोदी जी से कहा और भाई आपके यहाँ कैसे क्या रोजगार है, तो मोदी जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो सबको रोजगार मिला भाई, कोई भी बेरोजगार नहीं है। और ट्रंप ने मुझे देखा, उन्होंने कहा साहब ये तो बेरोजगार घूम रहा। तो मोदी जी क्या कहेंगे ट्रंप से, साहब ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, इसको जॉब दे रहे स्कूल वाले, ये करने नहीं चाहता, तब ये जब करने नहीं चाहता तो मैं इसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बोल दूं भाई। ऐसे तो शौकिया लोग कितने घूम रहे हैं, फिर तो मेरी कंट्री में कभी भी ये बोलने नहीं देंगे कि मेरी कंट्री में सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। यानी ऐसे लोगों की वजह से मैं अपनी कंट्री में ये थोड़ी बोल पा सकता हूँ कि नहीं यार यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो ऐसे लोगों का साथ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे लोग जो शौक से बेरोजगार होते हैं उसे भी मैं बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल नहीं करता हूं। ऐसा कौन बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं ट्रंप से। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर एबिलिटी नहीं है तो आप तो दूर ही हो जाओ, आपको तो अनएम्प्लॉयड बोलने लायक भी नहीं हो, आप बेरोजगार बोलने लायक भी नहीं हो। लेकिन ये जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको शौक से बेरोजगार हम बोलते हैं, ऐसे पर्सन को भी इकोनॉमी बेरोजगारों की कैटेगरी में नहीं रखती। क्यों नहीं रखती बेरोजगारी कैटेगरी में, क्योंकि ऐसे पर्सन कभी रोजगार में आएंगे नहीं, फिर तो ऐसे पर्सन कभी एम्प्लॉयमेंट में आएंगे ही नहीं। क्योंकि जब आपको सब कुछ दे दिया, आप करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप जीवन में हमेशा ही बेरोजगार रहोगे, है ना। क्यों हमेशा ही बेरोजगार रहोगे, क्योंकि आप बोलोगे मेरी इच्छा नहीं है करने को, समझे। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ। अब सुनना भाई, आगे में जब भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कौन सा वाला होगा, इनवॉलेंटरी वाला अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इनवॉलेंटरी मतलब एबिलिटी है, विलिंगनेस है, पर जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे ही जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हम आगे से उसके लिए वर्ड यूज करेंगे केवल क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, या इसके लिए एक और वर्ड होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बोल लो या अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल लो, एक ही बात होती है। और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ लिया, इसका आगे कोई रोल नहीं है,
है ना। तो आगे से अगर मैं एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूं यानी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही, और अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूं यानी मैं कौन सा वाला बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंटरी वाला। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैं आगे से किस नाम से यूज करूंगा, केवल अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो देखो नाम में लगा है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सभी को रोजगार। सभी को रोजगार मतलब कैटेगरी वही भाई, योग्यता और विलिंगनेस होनी चाहिए तभी तो सभी को रोजगार। ये एबिलिटी नहीं है बाहर हो जाओ, इच्छा नहीं है विलिंगनेस नहीं है बाहर हो जाओ, दफा हो जाओ, दोनों चीज है तब मोदी जी सोचेंगे कि चलो भाई अब हम आपको जॉब देंगे, क्योंकि विलिंगनेस और एबिलिटी होना जरूरी है। मोदी जी तभी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको जॉब देना भी चाहेंगे और एबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, एबिलिटी है पर इच्छा नहीं है तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये दोनों कैटेगरी को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो मैं यहां बात कर रहा हूं क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट की। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होगा कि कंट्री में जितने भी पर्सन जो एबिलिटी रखते हैं और विलिंगनेस रखते हैं उनको जॉब मिल जाना, मतलब कंट्री के जितने भी लायक लोग हैं, योग्य लोग हैं और साथ में इच्छा रखते हैं काम करने की, ऐसे कंट्री के सभी लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर all the persons in the economy are able to work, willing to work and get the job। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब सवाल आता है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कैसे होता है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी वैसे ही अचीव होता है, वैसे ही डिटरमाइन होता है जैसे आपका इनकम डिटर्मिनेशन हुआ था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आपका कैसे हुआ था, आपने देखा था कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है वहां पर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हो जाता था, जिसको आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोलते थे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर में हम पढ़े थे ना कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, या एग्रीगेट डिमांड कर और एग्रीगेट सप्लाई कर दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ये आपने वहां पढ़ा था। सेम पॉइंट हमको यहां भी रिपीट करना है, यानी मैं बोलूंगा फुल एम्प्लॉयमेंट भी तब अचीव होगा जब कंट्री में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या बोला मैंने, जहां पर दोनों इक्वल हो जाए वहां पर क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी वही होगा। मतलब जैसा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम होता है सेम टू सेम डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ध्यान रखें मैंने वर्ड क्या कहा, क्या होता है, वही सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यही सिचुएशन आपकी क्या बनती है, ये सिचुएशन आपकी बनती है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पर आप एक चीज और जान ले कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड थी वो एग्रीगेट डिमांड को आप काय से डिनोट करते थे, एग्रीगेट डिमांड को आप डिनोट करते थे C प्लस I से, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। और एग्रीगेट ये मैं यहां रख भी देता हूं ना दोनों साइड, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड हमारी कैसे बनती थी, C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी कैसे बनती थी, कंजम्पशन प्लस सेविंग से। तो इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एक तरीके से कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग से। फिर अगर हम यहां पे देखें कि यहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यहां पर कंजम्पशन और सेविंग दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन कॉमन है तो मैं दोनों में से कंजम्पशन को एलिमिनेट कर देता हूं तो मुझे दिखेगा I इक्वल्स टू S, और I इक्वल्स टू S ये क्या बता रहा है हमको कि यहां इन्वेस्टमेंट इक्वल है किसके, सेविंग के। इस सिचुएशन को भी हम डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन अगर हम उसको और डीप में लेके जाएं तो वो इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का ये एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, और दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को, तो भी हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। यही की यही बात मैं डिटर्मिनेशन ऑफ
इनकम में भी बोल सकता था, जिसमें मैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई बोल सकता था, और वहां पे भी ये बोल सकता था इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, यहाँ सेविंग होती है, वहीं पर आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हो जाती है। ठीक, तो यहां पर भी मैंने वही बात बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो वहां पर आपने सीखा था एग्जैक्ट वही चीज यहाँ पे कॉपी होगी, तो वहां जो आपने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम हमारा यहाँ पे भी बनने वाला है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि हम डायग्राम देख लें। इस डायग्राम में हमको कुछ चीजें सीखनी है। अब देखो डायग्राम में मैं फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ, जिसमें एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखूंगा अपनी नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पे मैं क्या रखूंगा अपनी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मैं कर्व भी बना देता हूं। ये मैंने दोनों के कर्व बना दिए, है ना। अब कर्व बना दिए, अब ये सब पूरा बना बनाया बेटा, इसमें मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड भी खूब डिटेल में समझाया, एग्रीगेट सप्लाई भी खूब डिटेल में समझाया, और इन दोनों का जो डिटर्मिनेशन होता है ये पूरा ग्राफ ये भी खूब डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको तकलीफ जा रही है वीडियो पॉज करो, पहले पुराना पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया इसमें एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम ले ली, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले ली, और दोनों के कर्व बना दिए मैंने। वो कर्व देखो जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हो उसी को आप क्या बोलते हो, नेशनल इनकम बोलते हो, है ना। अब देखिए भैया, ये नेशनल इनकम का आपका अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये नेशनल इनकम जहां पे आपने कट किया वो तो हम केवल कहना चाहिए समझने के लिए वो पॉइंट बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। एक्चुअल में देखा जाए तो जो इनकम है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। फिर से देखो, जो आपकी जो इनकम है, जो नेशनल इनकम दिख रही वो एक्स एक्सिस पे दिख रही या वाई एक्सिस पे दिख रही, एक्स एक्सिस पे दिख रही। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिटर्मिनेशन की भी बात करोगे तो वो जो डिटर्मिनेशन है वो ऊपर बीच में हवा में थोड़ी हो जाएगा, जो अपन ने बीच में पॉइंट बना के लिख दिया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वो तो आपको केवल एक पॉइंट बताता है। एक्चुअल में अगर आपको देखना है कि डिटर्मिनेशन जो इनकम है वो कितने पर डिटरमाइन हुई तो वो तो आप एक्स एक्सिस पे देखोगे। अगर आपको देखना है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कितने पर डिटरमाइन हुई तो वो आप वाई एक्सिस पे देखोगे। तो अगर हम बात करें ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम तो वो कहां पे होगी, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आप देखें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हुई, उस पॉइंट को मैं नीचे लाइन लेके आता हूँ। नीचे लाइन अगर मैंने लेके आई तो मुझे पॉइंट कहां दिख रहा है, मुझे पॉइंट दिख रहा है यहाँ एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे। तो देखो भाई, ये तो मैंने एक पॉइंट लाके बता दिया कि एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर आया है हमारा ये एरो, वो हमारा पॉइंट है एक्चुअल में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। पर हमें तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहां पे होगा, जहां पर ये पॉइंट आया, मतलब ये जहां पे नेशनल इनकम है उसी को मैं क्या बोल सकता हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बोल सकता हूं। पर सवाल तो अब शुरू होगा, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया बेटा, उसमें कुछ नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट यही है, जैसा डिटर्मिनेशन पढ़ा वैसे का वैसे हमको यहाँ लिखना है, डायग्राम भी वैसे का वैसे बनाना है, हो गया। बस इनकम की जगह पे आप वर्डिंग यूज क्या कर दोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट यूज कर दोगे, वो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये जो आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों के जो आपने कर्व बनाए हैं, तो पहले मुझे ये बताओ एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसी पर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसीलिए सोच समझ के बताना। क्या बताएंगे हम, एग्रीगेट डिमांड में हम बताएंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मनी कहना चाहिए गुड्स और सर्विसेज की जो भी मनी वैल्यू है उसको जितने भी इकोनॉमी के बायर हैं वो खरीदने के लिए जब रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोला आपने कि एक साल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो कि इकोनॉमी के सारे पर्सन खरीदने के लिए रेडी होते, तैयार होते हैं, मतलब खरीद नहीं लिया भाई, तैयार हैं खरीदने के लिए, खरीदेंगे, खरीदा नहीं है। ठीक इसी तरह अगर सप्लाई की बात करो तो उसमें हम बोलते हैं इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेलर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू प्रोड्यूस और सेल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरली होता है 1 ईयर। मतलब एक साल में आपकी इकोनॉमी के जितने भी सेलर प्रोड्यूसर हैं वो जितना भी प्रोडक्शन या सेल करने के लिए तैयार हैं, मतलब वो भी अभी सोच रहे हैं, रेडी हैं, वो कर नहीं दिया सेल, कर नहीं दिया प्रोड्यूस, अभी तो केवल क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन करेंगे। यानी बायर भी वहां रेडी हैं, तैयार हैं खरीदने के लिए, प्रोड्यूसर भी यहाँ रेडी हैं, तैयार हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब ना तो उनने खरीदा,
ना इधर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया। दोनों क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों प्लान कर रहे हैं। एक प्लान कर रहा है खरीदने का, एक प्लान कर रहा है बेचने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़े हो, ये एक्चुअल नहीं है, ये प्लान्ड है। मतलब ऐसा प्लानिंग चल रही है कि ऐसा हम करेंगे। तो अब ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, उसके साथ मैंने वर्ड देखो क्या लिखा है। मैंने वर्ड लिखा है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। समझे? इसीलिए तो अगर आपकी ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन है, इसमें या वहां पे भी जरूरी नहीं है लिखना, पर मैं अभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो इसी पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं वहां जाके अपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में भी लिखने लगे प्लान और प्लान, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, पर नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। मतलब आप लिखो या नहीं लिखो, हम यही मानते हैं कि आपने जो एग्रीगेट डिमांड लिखा है ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, और आपने जो एग्रीगेट सप्लाई लिखा है ये प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई है। तो बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन ही रहता है कि अगर आपने एग्रीगेट डिमांड लिखा है मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, अगर आपने एग्रीगेट सप्लाई लिखा है मतलब ये प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई है। इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। समझे? तो अगर आपने नहीं भी लिखा तो कोई पढ़ेगा तो इसको मन में प्लान्ड पढ़ लेगा और आगे बोलेगा क्या? एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हो या डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ये कब आपका आ रहा है? ये कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ रहा है? कब डिटरमाइन हो रहा है? ये तब डिटरमाइन हो रहा है जब आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। क्या? प्लान्ड दोनों क्या होते हैं? इक्वल होती है। तब आप क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन ये तो प्लान है, और जीवन में हम जैसा प्लान करें वैसा ही एग्जीक्यूशन हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मतलब ये है कि यहां पर आपकी जो प्लान आपने एग्रीगेट डिमांड करी है, हो सकता है एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए या एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए। ठीक इसी तरह प्लान्ड सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई की भी बात है कि आपने जितनी एग्रीगेट सप्लाई का प्लान करके रखा है, प्रोडक्शन करने का जितना सोच के रखा है, एक्चुअल में हो सकता है आप उससे ज्यादा प्रोडक्शन करें या हो सकता है आप उससे कम प्रोडक्शन करें। यानी ये जो प्लान है वो डिफर कर सकता है एक्चुअल से, या एक्चुअल जो है वो डिफर कर सकता है प्लान से, क्योंकि जरूरी नहीं है एक्चुअल वही हो जो कि आपने प्लानिंग की है, और कभी होगा भी नहीं, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है। अगर हमने सोच के रखा है कि हम 50 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 50 लाख का ही करें। हो सकता है 10-20 यूनिट कम हो सकता है 10-20 ज्यादा, हो सकता है 1-2 हजार कम हो सकता है 1-2 हजार ज्यादा हो जाए, लाखों में हो जाए, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, पर एक्चुअल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता प्लान के। वही बात यहां होनी है कि ये जो आपने जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड बनाई तो प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई बनाई है, ये एक्चुअल में भी वैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअल वाली एग्रीगेट डिमांड डिफर कर सकती है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से, और एक्चुअल वाली एग्रीगेट सप्लाई डिफर कर सकती है प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई से। तो अब हमको हमारे जो सिलेबस में है उसमें केवल एक्चुअल डिमांड पढ़ना है, एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ना है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ही हमको पढ़ना है, एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई हमको नहीं पढ़ना है। यानी बस हमें ये देखना है कि अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हुई तो वो या तो हमारी ये जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है इससे ज्यादा हो जाएगी, या फिर जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है उससे कम होगी। एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, है ना? तो आगे जो हमको देखना है वो हमको क्या देखना है कि अगर हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, और अगर जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से कम हुई तो क्या होगा। यानी ये प्लान तो आपने बना दिया, एक्चुअल में क्या होगा वो देखना हमको है। एक्चुअल अगर ज्यादा निकली प्लान से तो क्या होगा, एक्चुअल अगर कम निकली प्लान से तो क्या होगा। किसके कंसर्न में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं केवल एग्रीगेट डिमांड के कंसर्न में। एग्रीगेट सप्लाई को हम जैसी है वैसे ही रखेंगे, प्लान उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके एक्चुअल की हम बात ही नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमको यही समझना है कि अगर एक्चुअल डिमांड ज्यादा हुई तो क्या, एक्चुअल डिमांड प्लान से कम हुई तो क्या, और इसी पर बेस्ड आपके दो कॉन्सेप्ट आएंगे जिसका नाम होगा एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं
ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन नहीं तुम सोचो सर ने जैसे बोला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बोलेंगे टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं अभी नहीं, अभी रुको। ये जो आपकी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, जिसको इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप मैंने एक और नाम बोला है, ये आपको समझ में आएंगे एक शर्त पे। वो शर्त ये है कि हमने आरबीआई में एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक का नाम था मेजरमेंट ऑफ या टूल्स दैट कंट्रोल क्रेडिट बाय आरबीआई। मतलब आरबीआई क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट, कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था, और एक पढ़े थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरे पढ़े थे क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने पढ़े थे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। उसके बाद हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन या सिक्योरिटी, इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी। वो सब आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और एक और मैंने क्या बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओपन मार्केट सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन। ये जो भी है ये आप एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि वही की वही चीज हमारी काम आएगी कार पे जब हम एक्सेस और डेफिसिट ये दोनों डिमांड पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमको ये एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को ही देखना है, और आपको क्या करके आना है नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी, आपको पढ़ के आना है क्या, जो मेजरमेंट है, जो टूल्स है आरबीआई के, जो मैंने नाम अभी आपको गिना है, वो सब बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह, ये सब आपको पढ़ के आना है। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।